गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, मेरी पहली यूट्यूब वीडियो में फ्रांस की क्रांति के 2 कारणों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके अन्य कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा मुख्य कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से तात्पर्य हमारा उस समय की देश की अर्थव्यवस्था से है। इसके प्रमुख 5 बिंदु थे। पहला बिंदु है, उस समय अमेरिका का पूरे विश्व में 13 देशों में जो उपनिवेश थी, यानी अमेरिका का जहां शासन था, वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, जिसमें फ्रांस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके कारण एक तो फ्रांस पहले से ही कर्ज के बोझ में दबा हुआ था, दूसरा इन युद्धों में भाग लेने से उस पर 10 अरब लिब्रे का बोझ और बढ़ गया। लिब्रे उस समय की फ्रांस की मुद्रा थी, करेंसी थी। जिस प्रकार भारत में रुपए का चलन है, उसी प्रकार फ्रांस में लिब्रे का प्रचलन था। दूसरा मुख्य कारण था, उस समय जब सरकार घाटे में चल रही थी, तो कर्जदाताओं ने भी अपने धन जो सरकार के पास रखा था, उस पर 10% ब्याज की मांग करनी शुरू कर दी थी। सरकार के पास पहले से ही पैसे की कमी थी और उसमें से भी जो बचा हुआ धन था, उसका अधिकतर हिस्सा लोगों का कर्ज और ब्याज के भुगतान करने पर खर्च हो रहा था, जिससे देश की आर्थिक हालात और भी खराब हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण कारक था, राजमहल में लुई 16वें की पत्नी अपने और रिश्तेदारों पर बहुत ही ज्यादा फिजूल खर्ची कर रही थी, जिससे देश के आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। चौथा पॉइंट था, गरीब लोगों पर करों का बोझ बहुत अधिक हो गया था। जब देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए राजाओं ने इस घाटे को पूरा करने के लिए आम आदमी पर करों का वजन और अधिक बढ़ा दिया। और इसमें भी सबसे प्रमुख बात ये थी कि फ्रांस समाज पहले से ही 3 वर्गों में बटा हुआ था, और तीसरा जो वर्ग था गरीब लोगों का, केवल वही कर चुकाता था जो पहले से ही गरीब था, और उस पर करों की मार उसे अत्यधिक बदतर स्थिति की तरफ बढ़ा रही थी। 5वां प्रमुख कारण था पाव रोटी की कीमतें। पाव रोटी उस समय फ्रांस की खाद्य सामग्री थी। जब देश में आपदा थी, संकट की घड़ी थी, उस समय लोगों के खाद्य पदार्थ की कीमतें आसमान को छूना, इसका अर्थ उन लोगों के खाद्य पदार्थ की कमी को देखते हुए वहां के लोगों ने, बेकरी मालिकों ने, प्रशासन के ढुलमुल नीतियों के कारण, भ्रष्टाचार में लगे लोगों के कारण उन पाव रोटियों को भी जमा करना शुरू कर दिया, जिससे पाव रोटी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई और भूखे मरते हुए लोगों के सामने क्रांति के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद हम बात करते हैं दार्शनिकों का योगदान, यानी फ्रांस की क्रांति में उस समय के विचारकों का क्या योगदान था। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रूसो की। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध में राजा के देवीय अधिकारों पर प्रहार किया था। इस क्रांति से पहले लोगों के दिमाग में एक राजा को देवता के स्वरूप में माना गया था, परंतु रूसो ने अपनी पुस्तकों में इस बात का कड़ा विरोध किया था कि राजा कोई देवता है। रूसो के बाद दूसरे विद्वान थे लॉक ने भी अपने लेख में राजा की देवी शक्तियों को रोकने की कोशिश की, उसका खंडन किया। इसके अलावा जो राजा निरंकुश अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, जिन पर कोई रोक टोक नहीं थी, उनका भी उन्होंने बहुत ही पुरजोर तरीके से खंडन किया। तीसरे थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, यानी नियमों की आत्मा में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी, जिसका अर्थ था कि जो सत्ता का केंद्रीकरण राजा में समाहित था, यानी राजा ही सभी शक्तियों का मालिक था, उसको अलग अलग भागों में बांटा जाए, ताकि लोगों पर एक दूसरे के प्रति नियमों का उल्लंघन करने का डर हो और नियम सही तरह से लागू किए जा सकें। चौथे थे वोल्टेयर, जिन्होंने चर्च के अंदर चलने वाले धार्मिक आडंबरों और पादरियों की मनमर्जी को रोकने के लिए उन्होंने बार बार चर्च को निशाना बनाया और ये बताया कि चर्च में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चर्च का जो खर्च था वो तीसरे स्टेट के द्वारा दिए गए करों से चल रहा था, जिससे चर्च
के द्वारा किए जाने वाले खर्चों का बोझ आम आदमी उठा रहा था। पांचवा है तत्कालिक कारण। कभी कभी किसी क्रांति के उद्भव का मेन कारण उस समय की परिस्थितियां भी हो जाती हैं, और इसी में से एक प्रमुख कारण उस समय के द्वारा जब देश आर्थिक संकट के दौर में था, लोग गरीबी में पिस रहे थे, उस समय फ्रांस के राजा लुई सोल्वे ने तीसरे वर्ग पर कर बढ़ा दिए और उन करों की मंजूरी लेने के लिए उसने स्टेट जनरल की अनुमति लेनी चाहिए। स्टेट जनरल जिसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई और लुई सोल्वे ने इसकी बैठक बुलाई 5 मई 1789, यानी 1614 से 1789 के बीच में किसी भी राजा ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी। यानी इतने लंबे समय तक केवल वहाँ पर निरंकुश राजाओं के द्वारा शासन किया गया, लोगों का शोषण किया गया। और इस बैठक में भी पहले और दूसरे स्टेट के लोगों के 300 प्रतिनिधित्व भाग लिया, जबकि तीसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 600 प्रतिनिधि भेजे, जबकि फ्रांस के अंदर तीसरे स्टेट के लोग 90% थे। तीसरे स्टेट ने ये मांग की कि जब भी कोई बैठक होती है उसमें मतों का अधिकार सभी लोगों को होना चाहिए, जबकि उनकी इस मांग को फ्रांस की सरकार राजा लुई सोल्वे ने अस्वीकार कर दिया और इस बैठक को उन्होंने अस्वीकार करते हुए इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। और 20 जून 1789 को इस तीसरे स्टेट ने वर्साय के टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हुए फ्रांस में क्रांति का बिगुल बजा दिया, अर्थात अपनी स्वतंत्रता की एक नींव रख दी। धन्यवाद।